नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैसे वापस चाहिए। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। कहीं और काम करोगी तो 4-5 साल में मेरे पैसे वापस करोगी। एक काम करो, रावल स्वीट के साथ काम करो, मेरी सेक्रेटरी बन जाओ गोवा वाले प्रोजेक्ट के लिए। मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। यहाँ काम करोगी तो 1 साल के अंदर तुम लोन से भी फ्री हो जाओगी और मुझसे भी फ्री हो जाओगी। राजवी समझ जाती है कि दर्श नंदिनी को रोकने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। वो नंदिनी के पास आती है और कहती है कि नंदिनी, दर्श की बात मान लो, इस बहाने मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताने का मौका मिल जाएगा। पापा कहते हैं राजवी ने कल से जिद पकड़ ली है कि तुम्हारे हाथ का टोमेटो सूप ही पिएगी, होटल का पीने को तैयार ही नहीं होती। तभी पारुल भी आती है और कहती है कि और नंदिनी दीदी कल रात अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई खाना भी भूल गई। नंदिनी घबरा जाती है, कहती क्या मिल आपने अपनी दवाई नहीं खाई। राजवी कहती है कि क्या करूं, भूल गई। गुण सोचती है कि अब तो लगता है जिंदगी भर मुझे ही ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी। ये नंदिनी तो फिर से वापस आ गई। पूरा परिवार इस कोशिश में लगा है कि दर्श और नंदिनी को एक कर दे, मिला दे। दर्श ने अपनी फिंगर्स क्रॉस करके रखी है। द्वारकाधीश से कहता है द्वारकाधीश कुछ ऐसा करो कि ये मान जाए यहाँ रुकने के लिए, उसके बाद मैं इसकी नाराजगी दूर कर ही दूंगा। नंदिनी सोच में पड़ गई है। फिर वो राजवी से कहती है कि मिल अब आपको टमाटर का सूप होटल का नहीं पीना पड़ेगा। 1 साल तक आपको मेरे हाथ का ही टमाटर का सूप मिलेगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। पारुल आती है, सब उसे गले लगा लेते हैं। दर्श की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, उसके चेहरे से स्माइल नहीं हट रही है। चाचा जी के पास जाता है, कहता है नंदिनी मान गई। चाचा जी कहते हैं हाँ, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल करके रख, वरना उसे शक पड़ जाएगा। और कहीं वो अपना इरादा ना बदल दे। शोभित को बुरा लग रहा है, लेकिन वो खुश होने का नाटक करता है। नंदिनी के पास जाता है और कहता है वाह भाभी, आपने रुकने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। दर्श कहता है अब जब तुम यहाँ पर रुक रही हो तो तुम्हारा सामान मैं अपने कमरे में रखवा देता हूँ। नंदिनी कहती है कि क्यों, मैं तो आपकी सेक्रेटरी की जॉब कर रही हूँ ना, तो क्या आपकी सेक्रेटरी आपके कमरे में रहती है? मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी। दर्श कहता है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ रहना हो रहो, मुझे तो सिर्फ काम से और पैसे से मतलब है। बांसुरी भी इस प्लान में शामिल है। आखिर वो भी दर्श और नंदिनी को मिलाना चाहती है। उसने जानबूझकर प्रॉपर्टी के पेपर दर्श के बैग में रख दिए थे। राजवी उसे फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, नंदिनी यहाँ रुकने के लिए मान गई। बांसुरी बहुत खुश होती है। राजवी भी बहुत खुश है, सबसे कहती है भाई कुछ काम दर्श को करना है, लेकिन कुछ हमें भी करना पड़ेगा। नंदिनी को मनाने में दर्श का साथ तो देना ही पड़ेगा। चाचा जी इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन 10। शोभित बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। वो अपने कमरे में जाता है, अपना सामान उठाकर फेंकने लगता है। तभी गुण वहां पर आती, वो भी बा से बात कर रही है, लेकिन बा फोन नहीं उठा रही। परेशान है कि जब भी जरूरत होती बा तो फोन ही नहीं उठाती है। शोभित गुण से कहता है कि गुण अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ेंगी। नंदिनी भाभी जो आ गई हैं वो सब कुछ संभाल लेंगी, बस तुम तो अपनी शॉपिंग पर फोकस करो। गुण को बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ कहती नहीं, मन ही मन सोचती है नंदिनी वापस तो आ गई है, लेकिन इस घर में रावल परिवार में मैं अपनी पोजीशन उसे छीनने नहीं दूंगी। शोभित कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर उसे नंदिनी मिल जाती है। नंदिनी उसके पास आती है, उससे कहती है कि शोभित भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से चार्मी और आप दूर हो गए। मुझे सच में नहीं पता था कि वनलता काकी क्या प्लान कर रही है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। शोभित कहता है कि भूल जाइए ना भाभी, जो कुछ भी हुआ है मैं गुण के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई के लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया है। नंदिनी कहती है कि भगवान आपके जैसा भाई सबको दे। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। शोभित उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटा देता है। नंदिनी को थोड़ी सी हैरानी होती है। तभी शोभित की एक कॉल आ जाती है, कॉल लेता है, वहां से चला जाता है। नंदिनी भी वहां से चली जाती है। शोभित मन ही मन सोचता है कि दर्श भाई ने भाभी को भी एक्टिंग में बिल्कुल ट्रेन कर दिया है। नंदिनी कमरे में जाती है तो देखती है कि दर्श टेबल बजा बजा के जोर जोर से बेसुरा गाना गा रहा है, और गाने में बार बार ओ नंदिनी कर रहा है। वो कहती इस गाने में ओ नंदिनी नहीं ओ हंसनी है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे करेक्ट करने के लिए थैंक यू। नंदिनी उसकी गाने से इरिटेट हो रही है तो दर्श कहता है भाई मेरे साथ काम करना है तो मेरा गाना बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इसी तरह से गाना गा गा कर काम करने की आदत पड़ी हुई है। तुम्हें पता है
कि पूजा को तो मेरा गाना बहुत पसंद था। नंदिनी को थोड़ी सी जलन होती है, कहती है कि कौन पूजा? वो कहता है कि मेरी एक्स सेक्रेटरी, तुमसे पहले वही तो मेरे साथ काम करती थी, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कभी कभी गाने के लिए मुझे टोक भी देती थी, लेकिन रमोना ऐसी नहीं थी। अब तो नंदिनी को और जलन होती, कहती ये रमोना कौन है? वो कहता है कि पूजा से पहले रमोना थी ना, वो भी तो मेरी एक्स थी, एक्स सेक्रेटरी। उसे तो मेरा गाना इतना पसंद था कि मेरे साथ दिन भर फ्लर्ट करती रहती थी और कहती थी कि सर एक गाना और गाइए ना, सर एक गाना और गाइए ना। नंदिनी को बहुत जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ऐसी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो कहती है कि काम के लिए चलना है कि नहीं चलना है? दर्श कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चलना है, फिर पैकेजिंग वाले को आज पैसे देने हैं, मैंने पैसे का बैग यहीं लाकर रखा हुआ है। अरे काम करने आए, हम ऐसे ही फालतू बातें थोड़े करने आए हैं। तभी वहां पर गुण आती है, कहती है दर्श भाई मुझे आपसे एक काम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ पेमेंट करना है, शोभित भी है नहीं वरना मैं उससे ले लेती। दर्श कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए? गुण कहती है कि 10,000 रुपए। दर्श कहता है कि अच्छा मैं अभी देता हूँ, वैसे भी मैंने कैश निकाल के रखा है। वो अलमारी में बैग ढूंढता है, रैक पर ढूंढता है, कहीं भी उसे बैग नहीं मिलता। सोचता है कि बैग कहाँ चला गया, मैंने यहीं तो रखा था। गुण ने चालाकी की है, कुछ देर पहले वो दर्श के कमरे में आई थी और अलमारी से बैग निकालकर उसने दर्श के पलंग के नीचे छुपा दिया है। नंदिनी की नजर पड़ जाती है कि बैग पलंग के नीचे रखा है। वो जल्दी से बैग निकालती है और उसमें से पैसे निकालकर दर्श और नंदिनी गुण को दे देते हैं। गुण पैसे तो ले लेती है, फिर कहती है कि दर्श भाई एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इसकी वजह से आपसे गलतियां होती रहती होंगी ना, इस तरह से आप सामान इधर उधर रख के कहीं भूल जाए तो कितनी परेशानी हो जाती होगी। मुझे लगता है कि इस तरह के जिम्मेदारी के काम आपको किसी और को सौंप देनी चाहिए। दर्श को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, लेकिन नंदिनी बोल पड़ती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है गुणबेन, मैं इनके साथ हूँ और 3 साल से ये सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, आगे भी संभालते रहेंगे। शोभित के पास किसी का फोन आता है, वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि CEO की कुर्सी तुम अच्छे से संभाल सकते हो। ये सुनकर गुण खुश हो जाती है, लेकिन शोभित कहता है कि नहीं, दर्श भाई ही इस कुर्सी को संभालेंगे। हाँ लेकिन अगर उनसे कभी कोई गलती होती है तो मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो खुद मुझे ये कुर्सी सौंप देंगे और वैसे भी मैं तो भाई के साथ रहता ही हूँ, उन्हें संभालने के लिए उनसे कोई गलती होगी भी नहीं। गुण के मन में एक प्लान कौन जाता है, वो सोचती है इसका मतलब अगर दर्श भाई गलती करेंगे तो शोभित बन जाएगा मालिक और मैं बनूंगी मालकिन। चाचा जी ने दर्श और नंदिनी की मीटिंग में जाने के लिए गाड़ी की जगह स्कूटी अरेंज करी है। दर्श कहता है कि स्कूटी पे कैसे जाएंगे? चाचा जी कहते हैं गाड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन बात को समझो, मैं तुम दोनों को एक मौका दे रहा हूँ एक दूसरे के करीब आने का। दर्श को समझ में आ जाता है, वो कहता है कि नंदिनी आ रही है क्या, उसने हमारी बात तो नहीं सुनी है। तभी नंदिनी आ जाती है। चाचा जी उससे कहते हैं कि देखो ना नंदिनी, इतनी सारी गाड़ियां हैं हमारे पास, लेकिन आज एक भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो तुम दोनों को इस स्कूटी पर जाना पड़ेगा। दर्श कहता है कि स्कूटी पर कैसे जाएंगे, मैं स्कूटी चला नहीं सकता हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है और नंदिनी को पता नहीं स्कूटी चलानी आती भी है कि नहीं। नंदिनी कहती है अरे वाह, मुझे स्कूटी चलानी बहुत अच्छी तरह से आती है, मैं एक्सपर्ट हूँ और मेरे गांव में जब बच्चों की स्कूल बस या रिक्शा नहीं आता था, मैं 4-4 बच्चों को स्कूटी पर बिठाकर स्कूल तक छोड़कर आती थी। चाचा जी कहते हैं गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है नंदिनी, तुम स्कूटी चला लो, दर्श पीछे बैठ जाएगा। दर्श कहता है लेकिन मुझे नंदिनी पर भरोसा नहीं है। चाचा जी कहते हैं कि नंदिनी इसे संभाल कर ले जाना, समझ लेना कि आज भी तुम्हारे पीछे एक स्कूल का बच्चा ही बैठा है। नंदिनी कहती है कि चलिए चलिए, मैं स्कूटी चला लूंगी, आपको नहीं गिराऊंगी। नंदिनी स्कूटी की तरफ बढ़ती है तो दर्श उसे थाम लेता है। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नंदिनी बैठ जाती है, कहती है चलिए बैठिए। दर्श बैठता है, उसके कंधे का सहारा लेता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। नंदिनी उसका हाथ हटाना चाहती है लेकिन फिर नहीं हटाती है, उसे लगता है कि ये जरूरी है वरना दर्श गिर जाएगा। खैर दोनों स्कूटी पे सवार होकर चल पड़ते हैं मीटिंग के लिए। गुण राकला के पास जाती है, उसे पैसे देती है और उससे कहती है कि जा मार्केट से घटिया क्वालिटी का घी, मैदा और मिठाई बनाने का घटिया सामान लिया और एक घटिया सा कारीगर भी लिया। इस बात पर राकला कहता है कि तू करना क्या चाहती है? वो कहती है कि रावल स्वीट के डिब्बों में घटिया क्वालिटी की मिठाई पैक करवाऊंगी और जब ये मिठाई मार्केट में जाएगी तो रावल स्वीट का नाम खराब होगा, दर्श भाई पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और शोभित बनेगा इस कंपनी का मालिक। लेकिन जा, जो मैंने कहा है वो कर, अगर पैसे कमाना चाहता है तो मेरा साथ दे।
नंदिनी और दर्श की स्कूटी रास्ते में खराब हो जाती है। दर्श सोचता है चाचा जी ने भी कैसी घटिया स्कूटी अरेंज की है। नंदिनी बेचारी स्कूटी को ठेलते हुए ले जा रही है। दर्श उसे धक्का मार रहा है, कहता है परेशान मत हो, आगे जाकर कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। दोनों इस तरह से जा रहे हैं, तभी दर्श को एकदम से ठोकर लगने वाली होती है। नंदिनी उसे संभाल लेती है। एक लेडी वहां से गुजर रही है, वो कहती है कि बेटी कितना अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। तुम्हारा पति देख नहीं सकता, लेकिन तुम हो ना उसकी लाठी बनकर उसके साथ हो, उसको संभालती रहती हो। नंदिनी कहती है कि काकी आज के बाद इनके या इनके जैसे किसी और के बारे में ऐसा मत कहिएगा। ये दूसरों से अलग जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, और मैं इनके साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे इन पर तरस आया है, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। दर्श ये बात सुन लेता है। उसे लगता है कि नंदिनी आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। नंदिनी दर्श के पास आती है, उसके बाल संवारने लगती है। दर्श कहता है ये क्या करी हो मेरे बालों के साथ। वो कहती है सारे बाल बिखर गए हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं, इस तरह से बिखरे हुए बाल लेकर जाएंगे क्या? आपकी क्या इमेज रह जाएगी। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि शोभित नंदिनी को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि भाभी आप सेक्रेटरी बनकर अपना काम करिए, लेकिन भाई ने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, उन्हें माफ मत करिएगा। मनी में सोचता आप दोनों ने मिलकर मेरी चार्मी को मुझसे छीना है, मैं आप दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।